नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वो एनवी शर्मा। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ एपिसोड्स के पहले हमने यहाँ पर इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती वैशाली आटलोई खंडेलवाल को यहाँ आमंत्रित किया था, जो वैसे त्रिशा आयुर्वेदिक रुग्णालय की संचालिका है और यहाँ पर उन्होंने पिछले बार कुछ आयुर्वेद को लेकर, खासकर उसके बेसिक्स को लेकर हमने काफ़ी कुछ बात की थी, चर्चा की थी। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम उनसे आयुर्वेद से जुड़े हुए कुछ और फ़ायदे की बात करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करूँगा। नमस्कार मैडम, ये बताइए कि पिछले एपिसोड्स में हमने जब देखा था कि आयुर्वेद बेसिक साइंस है और सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल साइंस है जो वर्ल्ड में ओरिजिनेट हुआ है, उसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हुए पूछना चाहेंगे आपसे कि आज के ज़माने में कई सारी बीमारियां हैं जिससे ग्रसित है लोग, और ख़ासकर इन दिनों हम देखते हैं कि थायराइड हो गया या मोटापा हो गया या बीपी हो गया या डायबिटीज़ हो गया, इस किस्म की जो बीमारियां हैं ये ऑन द राइज है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह जाहिर सी है, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी रोगों का जो मूल है कि आहार संभूतः रोगा, जो हम आहार ले रहे हैं और विहार जो है ये 90% कारण रहता है सभी तरह के बीमारियों का। जो आज जो हम हमारी संस्कृति भूलकर जो खान पान कर रहे हैं वो उसका कारण हो सकता है। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारा शायद लाइफस्टाइल चेंज हो गया पहले के ज़माने का और आज के लाइफस्टाइल के अगर कंपेयर करें हम तो फिर काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है और इसी वजह से बीमारियां बढ़ रही। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इसको कैसे रोका जा सकता है, इसकी रोकथाम के लिए क्या करें हम? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये रोकथाम इसलिए भी ज़रूरी है कि आज की लाइफ की क्वालिटी तो कम हो गई है, साथ में उम्र भी कम हो गई है। तो जैसे हम देखें कि पहले वेदों में हाथी की उम्र जितनी थी उतनी आज भी है, जितनी कुत्ते की उम्र पहले बताई थी वेदों में उतनी आज भी है, गाय की उतनी है। बस एक इंसान जो है जिसकी शत आयु ये उम्र थी 100 वर्ष, वो आज लगभग आधी होकर रह गई है। और उसके बाद भी अगर इंसान जी रहा है तो बहुत सारी बीमारियों के साथ, बहुत सारी दवाइयों के साथ में जीता है। तो जो स्वस्थ ज़िंदगी, जबकि जानवर को कोई बीमारी कम है, उनके डॉक्टर्स भी शायद ही कभी किसी डॉक्टर के पास ले जाने की जानवर को ज़रूरत पड़ती है। इसका कारण भी वैसा ही प्राकृतिक है कि जानवरों ने उनके रूटीन में कोई खास चेंज नहीं किया। वो उसी समय खाते हैं जो जैसे पहले खाते थे, भूख की अवस्था में उनको भूख लगती है उसी वक्त वो खाना खाते हैं। पर हमारा वैसा नहीं है, हम सुबह उठ जाते हैं, हमको ऑफिस जाना है इसलिए हम खा रहे हैं। तो ये बार बार मैं ये भूख का और ये आहार का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ कि सिर्फ आहार लेना ज़रूरी नहीं है, उसका सही ढंग से आपके बॉडी एलिमेंट्स जो है, जैसे हमने पहले के एपिसोड में देखा कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन धातुओं से हमारा शरीर बना है। तो हम जो कुछ आहार ले रहे हैं, जैसे गाड़ी पेट्रोल पे चलती है उस तरह हमारा शरीर आहार पे चलता है, पर वो तभी संभव है जब उस आहार का इस रस रक्त सप्त धातुओं में सही ढंग से कन्वर्जन हो। तो ये अगर सही ढंग से बन रहे तो ये आपका शरीर उसमें अच्छा रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आहार आपको उसी वक्त लेना चाहिए जब आप भूखे महसूस कर रहे हो। उससे क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो आपके आहार का सही ढंग से पचन करने वाले हैं, वो उस समय आपके पेट में मौजूद रहते हैं और उस बात के लिए आपको सेंसेशन होता है कि मुझे भूख लगी है। तो भगवान ने हमको सब तरह के सेंसेशन दिए, हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी वक्त वो करना चाहिए। अगर बिना भूख के आप खा रहे हो तो इसका मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेट में जो रहने चाहिए खाना खाने के वक्त वो नहीं है। तो वो जो आप खाना खा रहे हो उसका सही ढंग से वो जो आपको मिलना है उससे सत्व वो नहीं मिलेगा और आप वो तो नहीं मिलेगा पर आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि वो टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा उससे जो आप बिना भूख के खा रहे हो। वैसा ही पानी का भी महत्व है। पानी जो है आपको उसी वक्त पीना है जिस वक्त आपको प्यास लग रही है। ये शायद आपको सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि आप अक्सर सुनते हो या फिर आर्टिकल्स में पढ़ते हो कि पानी बहुत सारा पीना चाहिए। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा नहीं है कि आपको बहुत सारा पानी पीना है। पानी पीने के नियम सबसे बड़े नियम हैं अगर आप खान पान में देखा जाए तो पानी आपको, जैसे जानवर करते हैं कि वो कोई पानी की बोतल साथ में लेके घूमते नहीं हैं, तो उनको जब प्यास लगती है तब वो पानी ढूंढते हैं कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा। तो पानी आपको जब प्यास है तभी लो, जितने पानी से आपकी प्यास बुझे उतना ही पानी आपको पीना है। बिल्कुल एक वक्त आपको पूरी बोतल खाली नहीं करनी है, क्योंकि पानी पीना आसान है, उसको हजम करना, उसको पचाना मुश्किल है। पानी जो है शरीर के हर एक सेल तक पहुंचना चाहिए। आप जब जल्दबाजी में पानी पीते हो तो वो पेट में ज़्यादा देर रहता है, उसका काम बढ़ जाता है पूरे शरीर के पूरे सेल्स में पहुंचने का। इसीलिए शेर आप देखो सबसे ताकतवर रहता है, उसका पानी पीने का आप अगर ढंग देखो, कभी आपने टीवी पे डिस्कवरी पे देखा होगा
होगा, चाट कर पानी पीता है शेर। चाट कर इसलिए कि मैक्सिमम जो अपनी लार रहती है ना, सलाइवा जिसे कहा जाता है, वो मैक्सिमम आपके पेट में जाए, क्योंकि वो नेचुरल मेडिसिन है। जैसे गाय अपने बच्चे को जन्म देती है बाहर, तो सबसे पहले वो बछड़े को चाट कर साफ करती है। उसको पता है इसमें दवाई है जो मेरे बच्चे की बाहर के वातावरण के इन्फेक्शन से रक्षा करेगा। इसलिए पहले ज़माने में आपकी नानी दादी कहती थी कि चबा के खाओ, 32 बार चबाओ। उद्देश्य रहता था कि मैक्सिमम आपका जो सलाइवा है वो पेट में जाए, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। आज वही नहीं हो रहा है। हम पानी ऊपर से पी रहे हैं, जल्दबाजी में पी रहे हैं, खाना भी जल्दबाजी में खा रहे हैं। खाने के भी कई नियम हैं, जैसे आपने सवाल पूछा ही है, तो विस्तार से तो नहीं, पर एक बिल्कुल शॉर्ट में आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा अध्याय है कि खाना किस तरह से खाना चाहिए। उसके लिए कहा गया है कि उष्णम स्निग्धात स्निग्धम अस्नियात, उष्णम स्निग्धम मात्रा व जीर्णम। आहार आपका गर्म होना चाहिए, वो वीर्य विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने दही और दूध एक साथ में ले लिया, उस तरह से नहीं रहना चाहिए। बहुत रूखा या बहुत उसमें पानी नहीं होना चाहिए, और वो हमेशा फ्रेशली कुक्ड रहना चाहिए। और हम दिन की शुरुआत आज बिस्किट ब्रेड से कर रहे हैं कि जो फ्रेश नहीं है। ऐसी कई बातें आयुर्वेद में कही गई हैं। कहा गया है कि भोजनांते विषम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, यानी खाने के वक्त आप जो पानी ले रहे हो कि भोजनांते विषम वारी, खाने के बाद बहुत सारा पानी मत लो, क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है शुरू। आप बहुत सारा पानी लोगे तो जो एंजाइम्स रहते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, उनका काम मुश्किल हो जाता है डाइजेशन का। तो भोजनांते विषम वारी यानी पानी। तो अगर आप खाने के अंत में बहुत पानी पी रहे हो तो वो विष के समान है। और जीर्णे वारी बलप्रदम, यानी जब खाना हजम हो रहा है 1.5 घंटे बाद, पौन घंटे बाद का समय हो जाता है शुरू, उस वक्त आप अगर पानी लोगे, आप पेट भर पानी पीजिए उस समय, तो वो आपको बल प्रदान होगा उससे। पर नियम यह है कि खाना आपका रूखा सूखा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, खाने में आपकी दाल या फिर कढ़ी ये सब चीज़ें हो तो आपको बहुत पानी पीने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, बिल्कुल। लेकिन खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद ही हमने पानी पीना चाहिए, इसका ही आपका कहना है। और उसी प्रकार खाना खाने से पहले कब पिया जा सकता है? जी हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल फिर से पूछा। आज अगर बहुत कोई लोग हैं कि इनको बहुत भूख लगती है, उस कारण वो बहुत खाते हैं, उस कारण उनका वज़न भी बहुत बढ़ रहा है, तो जिनका शरीर वो चाहते हैं कि दुबला रहें, तो वो लोग अगर थोड़ा बहुत पानी खाने की शुरुआत में ले, ये भी आयुर्वेद में ही कहा गया है। जो कुछ बातें मैं कह रही हूँ वह सब आयुर्वेद को प्रमाण मानकर कह रही हूँ, ये कोई मेरा रिसर्च नहीं है, फिर से बता दूँ। तो हम जो खाना खा रहे हो उसके पहले आप पानी पी रहे हो, तो आपका शरीर जो है स्लिम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पानी ही लेना है, आपको खाना नहीं खाना है। थोड़ा पानी आप लो तो आप दुबले रहोगे, यानी आप मेंटेन रहोगे। और बीच में लोगे पानी तो जैसे हो वैसे ही रहोगे। और खाने के बाद अगर बहुत पानी पियोगे तो आपका पेट ही बढ़ता जाएगा, यानी मोटापा बढ़ेगा, वो जो अच्छी अवस्था नहीं है। जी, थोड़ा सा हम आयुर्वेद की तरफ और बढ़ते और बात करेंगे कि आज दुनिया में कई सारे पैथीज है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी मेडिसिन है, कई सारे। इसमें आयुर्वेद का क्या रेलेवेंस, क्या महत्व है आज के ज़माने में? आज के ज़माने में हम अगर आयुर्वेद देखा जाए, देखिए आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता जो है उसमें सबसे पहले कहा गया है, सूत्र स्थान में ही कहा गया है कि एकम शास्त्रम अधियानो न विद्याशास्त्र विनिश्चय तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीयात् चिकित्सा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चिकित्सक जब भी जिस कोई ज़माने में अध्ययन कर रहा है चिकित्सा का, तो उस ज़माने में जो जो पैथी उस वक्त है उस सब का अध्ययन उस चिकित्सक ने करना चाहिए। और फिर आपके पास जब रुग्ण आ रहा है तो उस कौन सी पैथी इसके लिए सही है, उस ढंग से वो सोचकर आप उसकी ट्रीटमेंट करो। पर आज के ज़माने में ये संभव नहीं है। आज एलोपैथी डॉक्टर्स अलग हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अलग हैं। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, और सुश्रुत की जहाँ तक बात है, आप कहोगे कि आप आयुर्वेद की बातें कर रहे हो, अगर एक्सीडेंट हो जाए मेरा और मेरा पैर टूट जाए फिर किसी और का मेरे सामने का, तो मैं उसको आयुर्वेद वैद्य के पास लेकर नहीं जाऊँगा, मैं उसको इमरजेंसी के लिए ऑपरेशन में या फिर एलोपैथी सर्जन के पास लेके जाऊँगा। बहुत सही बात है, यही आपने करना चाहिए। इसके कारण ऐसा है कि सर्जरी का हम बहुत नाम लेते हैं। जब भी सर्जरी का उल्लेख आता है तो नाम आता है सुश्रुत जी का। तो सुश्रुत जी भले ही सर्जन है और फादर ऑफ सर्जरी है, पर उस ज़माने में जो सर्जरी की अवस्था थी, यानी प्लास्टिक सर्जरी भी वो करते थे। युद्ध में ऐसे बहुत सारे एविडेंस अपने इतिहास में है, अंग्रेज़ों के इतिहास में है कि जब बहुत बड़े वार होते थे, उस वक्त युद्ध होते थे, तो भाले से पैर कट जाते थे या फिर पेट में भाले चले जाते थे, किसकी नाक कट जाती थी। ये सब कुछ आयुर्वेद वैद्य उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी से करा सकते थे, रिपेयर करा सकते थे। आयुर्वेद ग्रंथ में बहुत ऐसा उल्लेख है, या फिर ऐतिहासिक अगर हम ग्रंथ ले तो किसी का पैर जोड़ा है,
किसी की नाक जोड़ी है। पर ये शास्त्र और उस वक्त की सदी और इस वक्त की सदी में ये जो बहुत लंबा समय बीत गया है, इसमें कहाँ तक भी ये लुप्त हो गया है, क्योंकि सर्जरी करना ये स्किल है जो हम आपके गुरु से देखकर ही सीख सकते हैं। तो हम काफ़ी समय गुलामी में रहे हैं, अलग अलग लोगों ने हम पे शासन किया है। इस समय ये प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए ये जो जितना डेवलप होना चाहिए था, जो पहले ज़माने में था, उतना डेवलप सर्जरी का एस्पेक्ट से हम आयुर्वेद में डेवलप नहीं हो पाए। भले हमने नाम का करके रखा है, स्टार्टिंग हमने किया है ओरिजिन, पर वो आज हम संभाल नहीं पाए उतना। पर जो मेडिसिनल एस्पेक्ट आयुर्वेद का है, जो कि सिद्धांत है और दवाई बनाना है और पेशेंट को देना है, जो एक फिजिशियन का जो कर्तव्य है, वो परंपरा बढ़ती आई है और वो उसमें आज भी आयुर्वेद उतना ही सक्षम है। यानी फिजिशियन की जो बातें हैं वो बड़े बड़े डिसीज़ के लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। तो मैं ये चाहूँगी कि पेशेंट को ये कुछ उसको मायने नहीं रखता कि मैं एलोपैथी ले रहा हूँ, आयुर्वेद ले रहा हूँ, उसको ठीक होना है, उससे जल्दी ठीक होना है और एक बार उस व्याधि से बाहर आने के बाद फिर से वो व्याधि ना हो, ये उसको चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी कि आयुर्वेद में आपका व्याधि क्या हुआ है इस पर डिपेंड है। आयुर्वेद में सभी मेडिसिनल व्याधियाँ का बहुत अच्छा तरीके से डील किया जाता है। आपकी साध्यता असाध्यता, आपकी जो तकलीफ़ है वो साध्य है, याप्य है, या फिर इसकी कोई दवा नहीं है, या आपको आयुर्वेद वैद्य नहीं है, आपको परीक्षण करके बता देना चाहिए। जी मैडम, ज़रा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और वो ये है कि पहले के ज़माने में अगर आप देखते होंगे तो डिलीवरी जो होती थी महिलाओं की, तो वो जब नॉर्मल तौर पे एक डिलीवरी हो जाती थी और शायद ही मेरे ख्याल से एक सिजेरियन ऑपरेशन, वो भी इमरजेंसी या कुछ कारणों से होता था। आज एकदम एक विपरीत परिस्थिति देख रहे हैं हम, जहाँ सिजेरियंस ज़्यादा होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी कम होता है। तो ये इसके मूल कारण क्या है और आयुर्वेद का इसमें क्या रोल होगा? जी, इसके कारण वही है, आयुर्वेद की बात न मानना। तो ये ऐसा है कि पहले ज़माने की स्त्री महिला और आज की महिला, इसमें अंतर बहुत है, बहुत फ़र्क है। कि हमारी संस्कृति जो थी कि महिला घर संभाले, घर के काम देखें और पुरुष खेती बाड़ी का काम करें। तो आज जो महिलाओं के जो काम थे उस ज़माने में, ये महिला के शरीर रचना को सोच कर दिए गए थे। जैसे कि गोद जो रहता है, यानी पेट का निचला हिस्सा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, यूटेरस और ओवरीज, गर्भाशय और बीज ग्रंथि। इसका व्यायाम सही ढंग से होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले ज़माने में चक्की पे आटा पीसते थे, तो वज़न उठाकर आटा पीसना, इससे आपकी गोद की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती थी। रोज़ पिसा हुआ फ्रेश आटा खाना चाहिए, ऐसा वो उस वक्त का नियम था। कल का भी आटा आज इस्तेमाल नहीं होता था। उसके साथ में सिलबट्टे पे चटनी जो पीसते थे, उसमें काफ़ी बल का प्रयोग होता था और बिल्कुल गोद का ही व्यायाम उसमें अच्छे ढंग से होता है। तो उस वक्त जो हार्मोन्स है उसका बहुत अच्छा फंक्शन, प्रॉपर सिक्रेशन होता था। और साथ में ऐसे सभी बातें हैं, कूटना, मसाले पीसना या फिर कुएं में से पानी निकालना, ये सब एक्सरसाइज महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, जो एक स्त्री के शरीर को मेंटेन तो रखती थी, पर उसके गर्भाशय और बीज ग्रंथि का व्यायाम होने के कारण उसमें से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, जैसे कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है या फिर प्रोजेस्टेरोन वगैरह वगैरह, जो आपका मासिक चक्र मेंटेन करता है, वो अच्छे से होता था। इसलिए स्त्री का शारीरिक और मानसिक आरोग्य अच्छा रहता था। पर आज हम देखें कि शायद ही कोई महिला है जो चक्की पे आटा पीस रही है, मेरे ख्याल से है ही नहीं। घर में वाटर पंप से और मिक्सर आ गया है घर पे, तो सिलबट्टे की बात नहीं है। अब जहाँ इस्तेमाल होते हैं वहाँ ये तकलीफ भी नहीं है, जैसे बहुत गांव में ये इस्तेमाल होते हैं। तो इस कारण जिन अवयवों का व्यायाम होना चाहिए शरीर में, वो व्यायाम नहीं हो रहा है। और फिर इसलिए डिलीवरीज तो दूर की बात है, प्रेगनेंसी से ही प्रॉब्लम हो रहे हैं शुरू। आज प्रेगनेंसी भी एक तकलीफ बन के रह गया है कि प्रेगनेंसी, कई मरीज़ आते हैं जिनको शादी के कई महीनों बाद उनको फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है प्रेगनेंसी के लिए। इसका कारण यही है कि आपकी माहवारी की तकलीफ़ें, आजकल यंग गर्ल्स में बहुत सारी माहवारी की तकलीफ़ें हैं। माहवारी ये बहुत अलग विषय है और बहुत वास्ट विषय है, पर इस पर सोचा जाना चाहिए कि ये सब बढ़ क्यों रहा है। 10 में से 5 गर्ल्स को जो है आज ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है उनके मेंसेस रेगुलर के लिए, उनके प्रेगनेंसी के लिए। तो ये सब बातें इसी का ये है कि आपका खान पान और आपका रहन सहन बदल गया है।
प्रेगनेंसी की बात छेड़ी आपने, तो इनके हार्मोन लेवल्स में भी डिस्टर्बेंस होता होगा, इस वजह से वो प्लाजेंटा अटैच नहीं होता वगैरह, ऐसा होता है कुछ? जी हाँ, बिल्कुल। आपके हार्मोन इम्बैलेंस है और आपके जो यूटेरस है उसको आपने उतनी स्ट्रेंथ दी नहीं है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी के जो पेन्स है वो बियर नहीं कर पाते, या फिर उतना फोर्सफुली बच्चे को बाहर फेंक नहीं सकते जो नॉर्मल डिलीवरी में रिक्वायरमेंट होता है। जी, तो इसके लिए आयुर्वेद में कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह है? आयुर्वेद में ट्रीटमेंट तो है, पर आयुर्वेद सबसे पहले यही कहता है कि आप ट्रीटमेंट की बात सबसे पहले मत सोचो, आप पहले है कि रोग ना हो, इसीलिए आज से ही आप ये सब व्यायाम करना शुरू करो। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है ना, अगर आपकी डिलीवरी भी अगर शुरू आप प्रेगनेंसी आप है, आपकी स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर कोई महिलाएं सामने सुनने वाली प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो वो ज़रूर ये व्यायाम कर दे घर पे शुरू। अगर आपके घर में आपने बाई रखी है कोई जो झाड़ू पोछा कर रही है, पोछा करना आजकल के ज़माने में थोड़ा ईजी व्यायाम है जो आप झुक रहे हैं उसमें। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप बोल रहे हो पर हम व्यायाम तो करते हैं, मैं पूछती हूँ क्या व्यायाम कर रहे हो, तो बोलते हैं हम घूमने जाते हैं। तो घूमना ये कोई व्यायाम नहीं है। आप घूमने से आपके घुटने के दर्द को आमंत्रण दे रहे हो, घूमने से आपके पेट की कोई एक्सरसाइज नहीं होती और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अवयव पेट और चेस्ट जो है यहाँ है। तो भले आप सूर्य नमस्कार कीजिए या फिर अलग अलग आसन कीजिए, अगर आपको घर के काम भी नहीं पॉसिबल है तो सूर्य नमस्कार में भी आपके जो मध्य भाग है और पेट है इसका व्यायाम हो सकता है, इसको एक्टिव आपको रखना है। सिर्फ चलने से घुटनों का व्यायाम होगा और वो व्यायाम कुछ ज़्यादा ही होगा क्योंकि आप रोज़ घूम रहे हो। तो आपके आजकल हम देख रहे हैं नी प्लांटेशन बढ़ गए, घुटनों की तकलीफ़ें बढ़ गई, बिल्कुल 40-45 साल के बाद घुटनों के दर्द शुरू हो गए। तो घूमना ये कोई बहुत बड़ा व्यायाम नहीं है, आपको पेट के व्यायाम करना ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी के लिए मैं तो कहूँगी आपका खान पान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो फास्ट फूड खाया जा रहा है तो ये कल्चर अब्रॉड से हमारे यहाँ आया है। तो नूडल्स ये सब ये हमारा आहार कभी नहीं रहा है, ये उन लोगों की मजबूरी है क्योंकि वहाँ खेती के लिए स्कोप नहीं है, वहाँ बर्फ़ रहती है, 0 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। इतने टेम्परेचर में वो रोटी का आटा गूंद भी नहीं सकते। हमारे यहाँ बहुत ठंड हो जाए, इतनी ठंड तो पड़ती ही नहीं है, -5 डिग्री -40 डिग्री होता ही नहीं है, थोड़ी भी ठंड हो जाए तो हम अकड़ जाते हैं। तो उन लोगों को पॉसिबल नहीं है कि वो रोज़ फ्रेश खाना बनाएं, खेती भी है और उनकी खुद की हेल्थ, इसीलिए उनको मजबूरी है वो फूड खाना जो पैक है, जैसे ब्रेड पाव ये खाना उनकी मजबूरी है। पर हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम फ्रेशली कुक फूड खा सकते हैं। और साथ ही हमसे पिज़्ज़ा नूडल्स ये सब कुछ खा रहे हैं, पर उसके साथ जितना एसिडिक एटमॉस्फेयर आपके पेट में होना चाहिए वो साथ में ड्रिंक्स लेते हैं, तो हम उतना ड्रिंक नहीं ले सकते और उतनी ठंड में हम रह नहीं सकते। ठंड में हमारी भूख बढ़ जाती है। हम देखेंगे कि घर में आपकी दादी भी ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाती है, वो हम ठंड में खाते हैं। ठंड में इसलिए खाते हैं कि हमारी भूख अच्छी रहती है, पर आप गर्म वातावरण में रह के इतना हेवी फूड नहीं खा सकते और उसके साथ में रोज़ आप अल्कोहल नहीं पी सकते, इसलिए वो डाइजेस्ट ना होकर वैसा ही पेट में ज़्यादा देर तक रहता है, उसका डाइजेशन मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिर टॉक्सिन बन रहे, इसलिए फिर थायराइड आपका बढ़ रहा है और इसीलिए अलग अलग तरह की बीमारियाँ, ओबेसिटी है, स्किन के प्रॉब्लम से बढ़ रहे हैं। तो आयुर्वेद इसमें इतना ही ये रोल ये है कि आपकी बॉडी आप प्यूरीफाई कर लीजिए। खैर अब तक जो आपने गलत किया है पर आप एटलीस्ट प्यूरीफाई कर लीजिए। तो इमरजेंसीज हैंडल करने का पंचकर्मा से ज़्यादा कोई आसान तरीका आयुर्वेद में है नहीं। तो आप आयुर्वेद को अगर अपनाएं तो वो बहुत इजीली आप इन सब रोगों से मुक्त रह सकते हैं। जी, मतलब इन शॉर्ट आपका ये कहना है कि अगर एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस रहा तो ये फैक्टर्स अराइज होते हैं। सेकेंडली हमारे फूड हैबिट्स के ऊपर भी ये काफ़ी डिपेंड, और इम्पॉर्टेंटली महिलाओं ने अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइजेज जितना ज़्यादा करे उतना उनके लिए बेहतर है। एक बात और पूछना चाहूँगा, अभी आपके इंटरव्यू के दौरान आपने ये कहा कि जैसे जानवर है, हाथी घोड़े बैल बकरी वगैरह सब, इनकी आयु पहले जितने आयुर्वेद में लिखी गई थी उतनी ही आज भी लिखी गई है अपने वेदों में, लेकिन इंसान की उम्र घट गई, अगर करीब करीब 50% कम हो गई है। तो हाउ टू स्टे लॉन्ग लाइफ, ये इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सबका समाधान यही है, हर कोई इसी के लिए जीता है कि वो स्वस्थ रहें, जब तक रह रहा है तब तक स्वस्थ रहे और हो सके तो उसकी उम्र भी लंबी रहे ताकि वो पृथ्वी पे आया है तो उसका लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसके लिए आपको यही करना है कि जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन हमने पहले एपिसोड में देखा था कि आयु कामय मानेन, जो आपने सवाल पूछा, जो आयु की कामना कर रहा है, आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम, उसके लिए आपको क्या करना है, आयुर्वेद
वेदोपदेशेषु, आयुर्वेद में जो कुछ उपदेश किए गए हैं, विधेयः परमादरम, उसको भली बहुत आदर के साथ उसका आदर कीजिए। तो क्या नियम कहे गए हैं कि आपको जो है आपका, जैसे मैंने हम पहले से काफ़ी कुछ इसमें इंक्लूड हो गया, आपका खाना किस तरह से होना चाहिए वगैरह वगैरह, पर बहुत से लोग ऑफिस गोइंग स्टाफ होने के कारण ये सब आसानी से नहीं कर पाता। इसीलिए ये है कि आपको ऑफिस संभाल कर, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी संभाल कर आप इसमें क्या कर सकते हैं कि एक तो आपको भूख नहीं है उस समय आप खाना अवॉइड कीजिए, आप थोड़ा लंच आपका जल्दी कर लीजिए, ब्रेकफास्ट की भूख नहीं है तो जल्दी कर लीजिए, और उसके बाद में रात में बहुत लेट आप खाना मत खाइए। आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए और लेट मत उठिए हो सके तो। ये छोटी छोटी बातें हैं आपके इसमें जीवन में आपको लानी है। पानी के नियम जैसे मैंने बताया वो अगर आप आचरण में लाओ तो बहुत अच्छा है। ठंडा पानी मत पीजिए हो सके तो, क्योंकि अंदर जाके उसको बॉडी को फिर से गर्म ही करना पड़ता है। आप कितना भी ठंडा आपको सुखकारक लगता है ज़ुबान को, पर अंदर जाकर आपको वो तकलीफ़ ही देगा। इसलिए आपका पानी और खान पान हो सके तो फ्रेशली कुक्ड, जो 48 मिनट के अंदर अगर खा सको तो बहुत ही अच्छा है। सब्जी रोटी दाल चावल जो भी आप खा रहे हो। और दूसरी बहुत ज़रूरी बात आपको मैं बताना चाहूँगी, घी का इस्तेमाल अपने डाइट में ज़रूर कीजिए, पर घी जो है आपका देसी घी होना चाहिए, देसी गाय का निकला घी होना चाहिए। इससे कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। यूएस गवर्नमेंट ने एक रिसर्च किया था कि घी और तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, पर अभी उन्हीं का रिसर्च कह रहा है कि भरपूर घी और तेल खाइए, इससे कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, जो कि आयुर्वेद में कहा गया है। आप नेट पे जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, यूएस गवर्नमेंट एंड घी कोलेस्ट्रॉल। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आकर बहुत ज्ञानपूर्वक बातें कही और उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स इस बात का ज़रूर पालन करेंगे। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी शख्सियत को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।